स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल त्वाक्षा अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि कॉलोनियल रूल का एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पर इम्पैक्ट देखा, उसी तरीके से हमें डिफरेंट सेक्टर्स पे कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट देखना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल सेक्टर, इन सब सेक्टर्स का हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल की वजह से। तो आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज कि कॉलोनियल रूल का इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्ड का क्या मतलब होता है। इंडस्ट्रियल मींस इंडस्ट्री, यानी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा क्या चीज़ है, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हम किसको लेते हैं, एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। लाइकवाइज सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री सारी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। तो कॉलोनियल रूल के टाइम पर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे सेकेंडरी सेक्टर का कॉलोनियल टाइम पीरियड पर क्या इम्पैक्ट था। तो देखिए, प्री कॉलोनियल रूल यानी जब ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था, उससे पहले हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब कॉलोनियल रूल आया, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल करा, उसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री कॉलोनियल रूल, यानी कॉलोनियल रूल होने से पहले हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। देखिए, इंडिया एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मोनोपोली इन हैंडीक्राफ्ट। प्री कॉलोनियल रूल से पहले हमारी इंडिया हैंडीक्राफ्ट के लिए पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। हमारे इंडिया में जो भी हैंडीक्राफ्ट वर्क होता था, वो सारा सामान हमारे जो इंडिया में बनता था, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था। मतलब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा थी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में हैंडीक्राफ्ट सामान बनता था और वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था। हैंडीक्राफ्ट आप समझते होंगे, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाया हुआ सामान। तो हमारे जो इंडियंस थे वो इस हाथ से बनाए हुए सामान के लिए इतने ज़्यादा फेमस थे। मतलब जो कलाकार थे वो काम इतनी बारीकी से करते थे कि पूरे वर्ल्ड में हमारी हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस थी। ठीक है, तो क्या है, इंडिया एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मोनोपोली। मोनोपोली वर्ड का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, 11th क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। मोनोपोली क्या होता है, एंड लार्ज बायर। तो इंडिया के पास मोनोपोली थी। इंडिया क्या था, एक सिंगल सेलर था और उसके पास बहुत सारे बायर्स थे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्शन करता था। इंडिया ही था जो हैंडीक्राफ्ट सामान बनाता था। तो इंडिया क्या हो गया हमारा, सिंगल सेलर, यानी बनाने वाला सिर्फ एक, सिंगल सेलर, एंड लार्ज बायर, खरीदने वाले बहुत ज्यादा। तो इंडिया के पास क्या थी, हैंडीक्राफ्ट की मोनोपोली थी। यानी इंडिया जैसा हैंडीक्राफ्ट और कोई भी नहीं बनाता था। सिर्फ एक सिंगल इंडिया ही था जो इस तरीके का हैंडीक्राफ्ट बनाता था। शायद आपने सुना भी होगा कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट की क्वालिटी है वो वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस थी कि अगर हम बात करें किसी एक चादर की बात करें तो एक रिंग जितने साइज से वो पूरी चादर निकल जाती थी। ये क्वालिटी होती थी हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की। ठीक है, तो ये हमने देखा कि प्री कॉलोनियल रूल के टाइम पर, मतलब ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या स्टेटस था। तो ये स्टेटस था कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी। अब आगे देखते हैं कि ब्रिटिश रूल होने के बाद हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ क्या हुआ। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर हम बात करें, हम पूरा चैप्टर ही कब के लिए पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी में अभी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ेंगे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी वर्ल्ड वाइड फेमस थी का प्री कॉलोनियल रूल, यानी जब कॉलोनियल रूल नहीं था, ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था इंडिया पे, तब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतनी फेमस थी कि पूरे वर्ल्ड में हैंडीक्राफ्ट मटेरियल इंडिया से ही जाता था। लेकिन अब देखिए कि कॉलोनियल रूल होने के बाद क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इतनी फेमस थी, मोनोपोली पावर थी, वो डिक्लाइन हो गई। देखिए, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको फिर से समझा देती हूँ। ये है इंडिया, ये है ब्रिटेन। इसको मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया सो दैट आपको इजिली याद रहे। देखिए, रॉ मटेरियल एट चीप रेट, इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटेन में। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया रॉ मटेरियल के लिए काफ़ी फेमस था। हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता था।
ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल है वो चीप रेट पे जा रहा है ब्रिटेन में, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, सेल्फ फिनिश्ड गुड्स एट हायर रेट। इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर ब्रिटेन में जा रहा है, ब्रिटेन में उसी रॉ मटेरियल का फाइनल गुड्स बन रहे हैं, और वही फाइनल गुड्स ब्रिटेन से कहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया में। तो आपने देखा टू वे एक्सप्लोटेशन कैसे हो रहा है इंडिया का। हमारे ही इंडिया से रॉ मटेरियल चीप रेट पर ले जाकर, सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाकर, और हमें ही फिनिश प्रोडक्ट बना के हमें ही हायर प्राइस पे बेच रहे हैं। तो क्या कैसे एक्सप्लोटेशन हो गया ये, टू साइडेड एक्सप्लोटेशन। सस्ता सामान भी हमसे लेकर जा रहे हैं और महंगा भी हमें बेच रहे हैं। देखो इसको और मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स से ये है कॉटन, रॉ मटेरियल है, तो यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल यानी कॉटन लेकर गए, इंडिया से कॉटन लेकर गए और ब्रिटेन में जाकर इस कॉटन से क्या बना दिया, कॉटन क्लॉथ। हमारे यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल लेट्स से कॉटन ब्रिटेन लेकर गए, और ये कॉटन वो चीप प्राइसेस पर, सस्ते दामों पर लेकर गए, ठीक है। और इसी कॉटन से ब्रिटेन में ले जाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, फिनिश गुड्स यानी कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इस कॉटन क्लॉथ को जब ये फाइनली रेडी हो गया, इसको कहाँ बेचा, इंडिया में लाकर बेचा। इंडिया को एज अ मार्केट की तरह वो यूज करते थे कि हम यहीं से सामान ले जाकर इन्हें ही बेचेंगे और हायर प्राइसेस पे बेचेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेट्स से वुड, इंडिया से वुड लेकर गए, ब्रिटेन में फर्नीचर बनाया। अब आइए अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी का क्या मतलब है, देखो डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड आया है डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, भेदभाव। तो देखो डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स भेदभाव, टैरिफ मीन्स टैक्स, और पॉलिसी तो आप समझते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसी जिसमें भेदभाव हो रहा है। भेदभाव किस चीज से रिलेटेड, टैक्स पे करने से रिलेटेड। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये देखो ये पॉलिसी क्या कहती है कि नो टैक्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड चार्ज टैक्स फ्रॉम इंडियंस, यानी ब्रिटिशर्स से तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, ब्रिटिशर्स टैक्स पे नहीं करते थे ट्रेड पर, लेकिन इंडियन से वो टैक्स लेते थे। तो देखिए किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है कि एक कंट्री से तो टैक्स नहीं लिया जा रहा है, एक कंट्री टैक्स पे नहीं कर रही, ऑन द अदर हैंड दूसरी कंट्री यानी इंडिया को टैक्स पे करना पड़ रहा है। इस पॉइंट को फर्दर समझने के लिए मैं आपको स्टोरी की फॉर्म एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखो एग्जांपल के जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर थे, उनके पास एक ऑप्शन था कि वो लेबर हायर कर ले फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए लेबर हायर कर दें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर ने इन लेबर पे पेनाल्टीज लगा दी कि अगर आप इंडियन इंडस्ट्रीज में वर्क करोगे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडियन किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो लेबर को पेनलाइज किया जाएगा, यानी उन पे पेनाल्टी लगाई जाएगी। पेनाल्टी वर्ड समझते हो कि कुछ टैक्स या कोई चार्ज लगाया जाएगा कि अगर आप इंडियन इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो आपको ये सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि कोई भी लेबर ऐसा करना पसंद नहीं करेगा कि अगर मैं किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ चार्ज पे करना पड़े। तो लेबर ने क्या किया, जितने भी लेबर थे वो या तो ब्रिटेन की इंडस्ट्री में चले गए और दूसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर में चले गए, क्योंकि जितनी भी लेबर हमारे इंडिया की इतनी सारी लेबर है, सारी की सारी तो ब्रिटेन में जाके सेटअप नहीं हो सकती है, ना ब्रिटेन के पास इतनी पावर है कि वो सारी लेबर को हायर करके उनको सैलरीज प्रोवाइड करे। तो लेबर्स ने क्या करा, लेबर्स ब्रिटेन चले गई कुछ ब्रिटेन की इंडस्ट्री में, और जो बचे हुए लेबर्स थी वो एग्रीकल्चर में चले गए। देखो मान लो कि 10 लेबर्स थे और 10 में से लेट्स से 3 तो चले गए ब्रिटेन की इंडस्ट्री में, और जो रिमेनिंग 7 है वो चले गए एग्रीकल्चर में। अब सोचो एग्रीकल्चर पे जहाँ एक लैंड पे 3 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, एक लैंड पे काम करने की जरूरत कितने लोगों को है, सिर्फ 3 लोगों को। वहां पर जब 7 लोग और आ गए तो एग्रीकल्चर पे बर्डन पड़ गया, एक पर्टिकुलर लैंड पे बर्डन पड़ गया, जहाँ पे 3 लोग काम कर रहे थे वहां पे अब 7 लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो उतनी जनरेट होगी, चाहे 3 कर लें चाहे 4 कर लें, एक पर्टिकुलर लैंड पर जितनी प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी, प्रोडक्टिविटी उतनी ही जनरेट होगी। मिनिमम 3 की अगर रिक्वायरमेंट है तो चाहे 3 उस पर वर्क कर ले, चाहे 5 कर ले, चाहे 10 कर ले, चाहे 20 कर ले। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे बर्डन पड़ गया,
और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हो तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट क्या कहलाएगी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा होने से दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एक तो फ्रिक्शनल, दूसरी डिसगाइज। डिसगाइज अभी हमने डिस्कस करी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर एक पर्टिकुलर जगह पे लोग काम कर रहे हैं तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है कि जो 7 वर्कर्स एग्रीकल्चर लैंड पर काम करने आए उनकी कोई जरूरत नहीं थी, उनका काम करना वहां पर वेस्ट है। दूसरा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, लेट से ये जो लेबर है इनको इंडियन इंडस्ट्री में काम करना था लेकिन उनको काम नहीं करने को मिल रहा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पेनाल्टी चार्ज करी है। तो अब इन वर्कर्स को दूसरा काम ढूंढने में जितना टाइम पीरियड लगेगा उस टाइम पीरियड में ये खाली रहेंगे और उस टाइम पीरियड तक ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ब्रिटिशर्स के ऐसा करने से इंडिया को देखो क्या लॉस हुआ, 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि भाई इंडियन इंडस्ट्री तो बहुत फेमस हो रही है, इसलिए उन्होंने क्या करा कि जब भी इंडिया कोई लेबर हायर करेगी तो उस लेबर पे पेनाल्टी लगा दी, और वही लेबर अगर ब्रिटेन में काम करेगी तो कोई पेनाल्टी पे नहीं करनी। नेक्स्ट देखो, अब ये ड्रॉबैक आ गया इंडिया के सामने, इंडिया ये वाला ऑप्शन तो नहीं ले सकती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इंडिया ने सोचा कि अपनी खुद की ही लेबर लगाई जाए। खुद की लेबर मतलब अपडेट करनी पड़ेगी, तो एक्सपोर्ट क्या हो गया, इंडिया के लिए एक्सपेंसिव हो गया कि अगर वो अपना कोई सामान बाहर भेजेंगे तो वो सामान भेजना इंडिया को बहुत महंगा पड़ रहा था। तो आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट करा। डिफरेंट ऑप्शंस देखे, डिफरेंट ऑप्शंस में से कोई एक भी ऑप्शन इंडिया के पास नहीं बचा जो ऑप्शन फॉलो करके इंडिया अपनी इंडस्ट्री को फ्लरिश करे। तो ऐसे करते करते अब एक ऐसा स्टेट आया कि इंडियंस जो थे वो हार मान चुके कि अब हम हाई प्राइसेस पे विद लो बेनिफिट हम काम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई। तो ब्रिटिशर्स की इस चाल ने हमारी पूरी इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइज मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको फिनिश कर दिया। तो सेकेंड पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो मैं स्टोरी समझाना चाह रही हूँ स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई है तो आपको फर्दर जो पॉइंट्स हैं वो इजीली समझ आ जाएंगे। तो देखिए इसी स्टोरी के बेस पे अब देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट हमने देखा टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटेन ने क्या करा, इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था उसको टैरिफ फ्री कर दिया। टैरिफ फ्री यानी उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया। जितना भी सामान इंडिया से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल के रूप में जा रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज करा। अगर टैक्स चार्ज करेंगे तो ब्रिटेन को वो रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा। तो ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए क्या करा कि जो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो हमने टैक्स वाला पार्ट देखा था वो ब्रिटेन को छोड़कर अदर कंट्रीज के लिए था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रिटेन ने रॉ मटेरियल जब इंडिया से मंगाएंगे तो उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट देखा किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। सेकंड है अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड्स कौन से, हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था, इससे पहले भी समझा कि इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में और वहां से फिनिश गुड बन के वापस इंडिया में आता था। तो देखो क्या कह रहा है पॉइंट, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड। ब्रिटिश गुड्स की जब इंडिया में एंट्री हो रही है तो उस एंट्री को कैसा करा, अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी ब्रिटेन से जो सामान इंडिया आ रहा है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वो सामान फ्रीली इंडिया में आएगा। सेकंड भी देखा आपने किस तरीके की एक्सपोर्टेशन इंडिया पे करी। थर्ड इज हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है तो उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज की गई। इधर हमने देखा था कि अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो एक्सपोर्ट महंगा हो गया था क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जा रही है, और यही एक्सपोर्ट ड्यूटी ब्रिटेन में अगर सामान जा रहा है तो वो चार्ज नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट करा और हमारे इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, और हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई। थर्ड पॉइंट देखो, इसी एग्जांपल से ये सारे पॉइंट निकल के आए हैं। थर्ड देखो, हाई लेवल ऑफ फ्रिक्शनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने देखा कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड कौन सी, कि एक सेम लैंड पे जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वर्क कर रहे हो, और फ्रिक्शनल कौन सी, कि अगर आपकी कोई जॉब
छूट गई है और नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए आपको जितना टाइम पीरियड लगेगा उस टाइम पीरियड के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, और उस टाइम पीरियड की अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, ऐसी इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड्स बनाए। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आएंगे। लेट्स से एक मशीनरी कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ब्रेड्स प्रोड्यूस कर रही है, बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसी मशीनरी की इंडस्ट्री हमारे इंडिया में बहुत कम थी। एंड द लास्ट पॉइंट इज लो लेवल ऑफ जीडीपी। जो जीडीपी का लेवल था इंडिया में वो भी कम हो गया। अब सोचने वाली बात है कि जो जीडीपी है हमारा 3 सेक्टर से काउंट होकर बनता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर जो कि पूरा डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया, पूरी बर्बाद हो गई, तो वहां से आने वाली इनकम जीडीपी में काउंट नहीं होगी, तो जो हमारी जीडीपी है वो भी डिक्लाइन हो गया। लास्ट पॉइंट इज चेंज इन डिमांड पैटर्न। हमारा जो डिमांड पैटर्न है उसमें भी चेंज आया। देखो जो इंडियंस थे, अभी हमने इस एग्जाम्पल में समझा कि जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करने लग गए थे इन कंपैरिजन ऑफ और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वो गुड क्वालिटी मशीन मेड प्रोडक्ट और कम प्राइस पे दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर थे उन्होंने डिमांड को चेंज कर दिया, यानी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको कम कर दिया और जो इंटरनेशनल डिमांड है उसको बढ़ा दिया। लास्ट पॉइंट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हमारी इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर का रोल भी काफी लिमिटेड था, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं कर पाई। तो ये था इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करके डिस्ट्रॉय कर दिया। डिफरेंट पॉइंट के थ्रू हमने समझा कि ब्रिटिशर ने किस तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट करा, उनको इंडस्ट्री सेटअप नहीं करने दी, हमारी हैंडीक्राफ्ट जो वर्ल्ड वाइड फेमस थी उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। आज भी अगर हम देखें तो आज भी हमारी इंडस्ट्रीज उस लेवल की नहीं है जो उस टाइम पीरियड पे यानी प्री कॉलोनियल रूल के टाइम पर थी। आज भी अगर हम चाहें तो हमारी इंडस्ट्री इस लेवल की नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्रिटिशर्स का हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट। अब हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्कस करने वाला फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना। एक्सपोर्ट मीन्स जब हमारी कंट्री से सामान बाहर जा रहा होगा उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, हिंदी में उसे हम बोलेंगे निर्यात। और अगर दूसरी कंट्री से सामान हमारे कंट्री यानी इंडिया में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट यानी आयात। तो देखो फॉरेन ट्रेड को अगर हम इजी टर्म में समझना चाहिए तो फॉरेन ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी बाहर जाना और इंपोर्ट यानी हमारी कंट्री में आना। तो फॉरेन ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना। और हमारी कंट्री के लिए फॉरेन ट्रेड कब फेवरेबल होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। एक्सपोर्ट ज्यादा होने से क्या होगा, जो फॉरेन इनकम जनरेट होगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, मतलब इनकम हमारी कंट्री में आएगी। और इंपोर्ट होने से क्या होगा, हमारी कंट्री की जो इनकम है, हमारी कंट्री की जो करेंसी है तो वो फॉरेन कंट्री में जाएगी। तो हमारे लिए क्या फायदेमंद है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। तो फॉरेन ट्रेड कब फेवरेबल होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको भी एडवर्स इफेक्ट डाला, फॉरेन ट्रेड पे भी एडवर्स इफेक्ट डाला। तो देखिए देखते हैं कि क्या एडवर्स इफेक्ट डाला फॉरेन ट्रेड पर। बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया हैज मोनोपोली पावर ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। अगर हम बात करें कॉलोनियल रूल से पहले की तो इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था। पहले भी हमने डिस्कस करा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड वाइड इतने फेमस थे कि सारा का सारा हैंडीक्राफ्ट मटेरियल इंडिया से ही एक्सपोर्ट होकर जाता था। तो ये हमारे लिए फेवरेबल है क्योंकि इंडिया से जितना एक्सपोर्ट होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया के पास मोनोपोली पावर थी, ये भी हमने देखा था कि सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली पावर थी कि एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला सिर्फ इंडिया ही था, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, दूसरा प्राइमरी प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल्स। अब एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब हमें देखना है कि ब्रिटिश रूल आने के बाद, कॉलोनियल रूल आने के बाद हमारे फॉरेन ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमारे फॉरेन ट्रेड पे कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा कि इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। इंडिया से प्राइमरी प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था,
अब आप बोलोगे कि भाई ये तो अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जिन सामान का एक्सपोर्ट हो रहा था, वो लो प्राइसेस पर हो रहा था, जितना प्राइस का होना चाहिए उससे चीप रेट पर। ऑन द अदर हैंड फिनिश प्रोडक्ट का इम्पोर्ट हो रहा था। तो एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, इस पॉइंट को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया से रॉ मटेरियल चीप रेट पे ब्रिटेन में जा रहा है और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बन के हाई प्राइसेस पे इंडिया पे आ रहा है। तो इससे हमारा फॉरेन ट्रेड अफेक्ट हुआ कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम रेट पे और इम्पोर्ट हो रहा है ज़्यादा रेट पे, यानी आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मोनोपोली कंट्रोल फॉरेन ट्रेड पे किस तरीके से हुआ। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, यानी इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड है, इंडिया से जितना भी सामान एक्सपोर्ट होगा, तो ब्रिटेन ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जितना भी सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, जितना भी सामान इंडिया से दूसरी कंट्रीज में बाहर जाएगा, उस सामान का हाफ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में जाएगा। देखिए मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया जितना भी फॉरेन ट्रेड करता है उसका 50% यानी उसका हाफ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो हाफ यानी 50% है वो ब्रिटेन में जाएगा। व्हाइल द रेस्ट was allowed with few other countries, जो रिमेनिंग 50% है वो बाकी कुछ ही कंट्रीज में अलाउ किया गया कि 50% तो ब्रिटेन में जाएगा और जो बचा हुआ 50% है वो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके की मनमानी है कि हमारी कंट्री हम जहाँ चाहे वहाँ एक्सपोर्ट करें, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने रूल में इंडिया को गुलाम बनाया और क्या कहा कि जितना भी एक्सपोर्ट है उसका 50% आपको हमारी कंट्री यानी ब्रिटेन में बेचना है। ठीक है, and the second part is the opening of Suez Canal. Suez Canal मतलब टाइप ऑफ कैनाल जिसका नाम दिया गया स्विस कैनाल, जो कब बना था 1869 में। अब ये बना भी, लेकिन ये भी इंडियंस के बेनिफिट के लिए नहीं, ये भी ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए बनवाया था। देखिए क्या बेनिफिट है इसमें ब्रिटिशर्स का। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 served as a direct route for the ships operating between India and Britain. अब इंडिया से जो सामान ब्रिटेन में जाता था, तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और इंडिया से सामान ब्रिटेन जाने में बहुत टाइम लगता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि डायरेक्ट रूट बनाया, इंडिया से ब्रिटेन एक डायरेक्ट रूट बनाया। पहले वो रूट डायरेक्ट ना होकर बहुत लंबा पड़ता था, मतलब घूम फिर कर जाना पड़ता था इंडिया से सामान ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक ऐसा कैनाल ओपन कर दिया जो डायरेक्टली कहाँ से कहाँ तक लिंक है, इंडिया से ब्रिटेन तक, सो दैट जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सामान इंडिया से ब्रिटेन में जा रहा है वो इजीली जा पाए। तो देखा ये भी ब्रिटिशर्स से अपने बेनिफिट के लिए किया। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। वो शिप कहाँ ऑपरेट होगा, कहाँ चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ब्रिटेन तक। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी उसका ड्रेन हो गया। वेल्थ मीन्स जितनी भी काइंड ऑफ इनकम जो हमारे पास थी, जितनी भी संपत्ति थी उसका ड्रेन यानी बह जाना। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडिया के पास जितनी भी वेल्थ थी वो ब्रिटिश रूल में सारी की सारी बह गई। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। तो चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल में जितनी भी इंडिया की वेल्थ थी वो सारी की सारी ड्रेन हो गई। ड्रेन मीन्स बह जाना, मतलब ब्रिटिशर्स रूल की वजह से इंडिया के पास जितनी भी वेल्थ थी वो पानी की तरह बह गई, मीन्स वेस्ट हो गई। तो आइए इस पॉइंट को फर्दर समझते हैं। देखिए ब्रिटिश रूल ने इंडिया की वेल्थ को किस तरीके से अपने काम में यूज किया। वेल्थ इंडिया की थी बट यूज उन्होंने अपने काम के लिए किया। फर्स्ट कहाँ पर यूज करा, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन में जो ऑफिस सेटअप करा, उस ऑफिस को सेटअप करने में जो भी एक्सपेंसेस थे, ऑफिस को सेटअप करने में जो भी एक्सपेंसेस आए वो सारे के सारे कहाँ से इंकर करें, कहाँ से उन्होंने लिए एक्सपेंसेस, इंडिया की जो वेल्थ थी उसको यूज करा अपने ऑफिस सेटअप करने में। जो एक्सपेंसेस आया उसमें उन्होंने इंडिया की वेल्थ को यूज किया। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी को जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह, जो भी मिसाइल्स, जो भी गन्स चाहिए अपने वॉर के लिए, तो उन सब इक्विपमेंट्स, उन सब गन्स वगैरह के लिए जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे कहाँ से लिए गए, इंडिया की वेल्थ से।
थर्ड इज टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। अब ब्रिटिशर्स को कुछ इनविजिबल आइटम्स काइंड ऑफ सर्विसेज अगर इम्पोर्ट करनी है अपने लिए, तो वो इम्पोर्ट के बदले में पैसा भी कहाँ से दे रहे हैं, इंडिया की वेल्थ से। तो देखा आपने, ऑन किसी और ने किया, वेल्थ इंडिया की, और यूज कौन कर रही है, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश रूल में इंडिया की वेल्थ की इस तरीके से वेस्टेज हुई, इसलिए क्या बोला गया, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन मीन्स बह जाना। तो देखा आपने किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ का मिसयूज किया। अब आज के लेक्चर का जो हमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या मीनिंग है। देखो बच्चे इसको समझ तो लेते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन उन्हें डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ पाता। अगर हम बात करें कि इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है कि इंडिया में रहने वाले लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। तो इन सब चीजों को मिला के हम बोलते हैं कि किसी कंट्री जैसे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी है। तो देखो डेमोग्राफिक प्रोफाइल को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। हमारे डेमोग्राफिक को हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में डिवाइड करा। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या था, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था, यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज बर्थ ले रहे थे वो भी ज्यादा और मरने वालों की काउंटिंग भी ज्यादा थी। ठीक है, और सेकंड स्टेज में क्या हुआ, बर्थ रेट ज्यादा और डेथ रेट कम। थर्ड स्टेज में क्या है, बर्थ रेट कम हुआ और डेथ रेट भी कम। तो देखिए 1921 ये ईयर हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। इस पे एमसीक्यू हमेशा आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें जरूर पूछेंगे, या एमसीक्यू या कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन। रीजन बेस्ड मैं बताती हूँ किस तरीके से आएगा। देखो 121 ईयर किस लिए फेमस है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से ईयर को कहा गया, और ऐसे पूछ सकते हैं 1921 को क्या कहा गया। और थर्ड किस तरीके से रीजन बेस्ड कैसे आएगा कि 1921 ईयर को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है। तो सारे इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। तो 1921 को क्या कहा गया, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसमें क्या हुआ, इंडिया ने एक टर्न लिया अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल या पोजीशन में। इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इंडिया अपनी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में था, यानी फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी कम है। फिर 1920 में क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, इंडिया हैज अटेन्ड द सेकंड स्टेज इन 1921। 1921 ने इंडिया में कुछ इंप्रूवमेंट हुई और इंडिया अपनी सेकंड स्टेज पे आ गया। सेकंड स्टेज क्या कह रही, बर्थ रेट ज्यादा और डेथ रेट कम। पहले क्या था, डेथ रेट ज्यादा मींस डेथ ज्यादा हो रही थी हमारे इंडियंस में, लेकिन अब क्या है, उस डेथ रेट को कम कर दिया। टाइम के साथ बढ़ते ही लोगों में अवेयरनेस आई, एजुकेशन लेवल थोड़ा अच्छा हुआ, जिससे कि लोग अपनी बीमारी का इलाज, मतलब बीमारी को समझने लगे और उसका इलाज कराने लगे। तो लोगों की एजुकेशन से 1921 में क्या हुआ, डेथ रेट थोड़े से कम हो गए। तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, बर्थ रेट ज्यादा डेथ कम, इसलिए 1921 को क्या कहा गया, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1 मार्क्स में रीजन के नाम पे आप सिर्फ इतना लिखेंगे, तो दिस इज मोर देन इनफ। और एमसीक्यू में आएगा तो आप एक करेक्ट आंसर को चूज कर ही लोगे, और अगर रीजन बेस्ड है तो आपको इतना रीजन लिखना है। नेक्स्ट है सब डिफरेंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं हाई बर्थ एंड डेथ रेट। फर्स्ट क्या था, उस टाइम पे बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। 1 बाय 1 समझते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट का मीनिंग क्या होता है। बर्थ रेट मींस नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, और डेथ रेट इज नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। तो बर्थ रेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, और डेथ रेट मतलब पर 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो रेट देखते हैं, बोथ दिस रेट वर वेरी हाई। बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। बर्थ रेट कितना 48 और डेथ रेट कितना 40। मतलब अगर हम पर 1000 कंपेयर से कैलकुलेट करें तो बर्थ रेट कितना था 48 और डेथ रेट कितना था 40। तो ये दोनों ही हाई रेट में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी मीन्स पढ़ा लिखा होना, इलिटरेसी मीन्स अनपढ़ता। तो जो हमारे लिटरेसी रेट था इंडिया का वो बहुत ही कम था।
देखो 16% आउट ऑफ विच फीमेल लिटरेसी रेट वॉज 7%। अगर हम 100 से कंपेयर करें तो 100 में से सिर्फ 16% ऐसे थे जिनको लिटरेट कहा गया था, और उन 16 में से भी 7 सिर्फ वुमेन, मतलब वुमेन सिर्फ 7 ही थी। 100 की से अगर हम कंपेयर करें, 100 में से सिर्फ 16 लिटरेट, 16 में से वुमेन की काउंटिंग सिर्फ 7 ही थी। अब उस टाइम में लिटरेट किसको कहा जाता था? लिटरेसी के लिए हमें कुछ डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, कुछ प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना। अगर कोई पर्सन एट द एज ऑफ 7 और मोर कोई लैंग्वेज रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, या उसको अंडरस्टैंड यानी समझ पा रहा है, तो उस टाइम में उस पर्सन को लिटरेट कहा जाता था। तो देखा आपने, उस टाइम में सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी लिटरेट होने की, फिर भी ये जो परसेंटेज है वो कितनी ज़्यादा कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल का, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। उस टाइम पे जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी काफ़ी पुअर थी। उस टाइम में जैसे हमें अभी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, डॉक्टर्स, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमें मिलते हैं हमारी ट्रीटमेंट के लिए, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे अगर हमें ट्रीटमेंट करानी होती थी विलेजर्स को, तो उनको काफ़ी दूर जाके इलाज कराना पड़ता था किसी वैद्य या हकीम से। तो उस टाइम पे जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी काफ़ी पुअर थी। तो पुअर हेल्थ फैसिलिटी वॉज ईदर अनअवेलेबल एंड व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट। जो हेल्थ फैसिलिटी थी या तो अवेलेबल नहीं थी, वॉज अनअवेलेबल, व्हेन अवेलेबल, जब वो अवेलेबल थी तो वो बहुत इनएडिक्वेट थी, मतलब फैसिलिटी होने के बावजूद भी वो एडिक्वेट, मतलब उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, जिसका एक पर्सन को फायदा हो सके। तो या तो अनअवेलेबल थी, और अगर अवेलेबल है भी तो उसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटी वॉज पुअर। नेक्स्ट इज हाई इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फैंट मीन्स, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो नवजात शिशु। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ? द नंबर ऑफ इन्फैंट ड्यूरिंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। ऐसे इन्फैंट बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज अभी 1 ईयर भी नहीं हुई है, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो द नंबर ऑफ इन्फैंट ड्यूरिंग रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। अगर हम पर 1000 लाइव बर्थ से कंपेयर करें तो उन 1000 में से ऐसे बच्चे जिनकी डेथ 1 ईयर से ही पहले हो जाती थी। तो ये रेट कितना था उस टाइम पे? 218। अगर हम 1000 से कंपेयर करें तो 1000 में से 218 ऐसे बच्चे थे जिनकी डेथ 1 ईयर से पहले ही हो जाती थी। और अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें तो 44 इन 2011। लेटेस्ट डाटा जब हमारा सेंसस हुआ था तब 2011 की काउंटिंग में अगर हम देखें तो ये 218 से 44 पे आ गई, यानी पर 1000 से अगर कंपेयर करें, पहले कितना था 218 और अब कितना है 44। तो पहले के टाइम पे रेट ज़्यादा होने का रीज़न क्या था और अब ये रेट कम हो गया है? क्योंकि पहले के टाइम के लोग अनएजुकेटेड होते थे, अनअवेयर होते थे, और पहले के टाइम के जो बेबीज़ भी होते थे तो वो हॉस्पिटल्स में नहीं होते थे, घर में होते थे, जिसकी वजह से बेबीज़ को जो एक एडिक्वेट कंडीशन, एडिक्वेट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती थी वो नहीं मिल पाता था, या कोई डिसीज़ होती थी तो उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो 4th पॉइंट आपको क्लियर हुआ, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 5th इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक पर्सन कितने ईयर्स तक एक्सपेक्टेड जिएगा। तो ये रेट कैसे निकलता था? मतलब हम एवरेज निकालते थे। लेट्स हम 3 लोगों की बात करें, एक लेट्स से वो 70 ईयर्स तक जिया, दूसरा 50 और तीसरा 30, और इसको अगर हम डिवाइड करें 3 से तो ये कितना हो गया 150 अपॉन में 3, तो दिस इज 50। मतलब एवरेजली अगर हम एक पर्सन की एक्सपेक्टेड लाइफ को मेजर करना चाहें तो हम ऐसे मेजर करते थे कि एक एवरेज हमने निकाल लिया कि एक पर्सन अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 50 ईयर्स तक ही जी सकेगा। तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लिव, एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक इंसान कितने साल तक जिएगा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट वॉज वेरी लो 44 एंड इन प्रेजेंट 68। पहले अगर हम एवरेज निकालें कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितने साल तक जिएगा तो वो थी 44, और एट प्रेजेंट ये कितनी है 68। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान में ये रेट 90 to 92 है, कि जापान में एक पर्सन एवरेजली देखें तो वो 90 से 92 ईयर्स तक जीता है, और वही हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट
68 और एट दैट टाइम इट वाज 44. सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. पॉवर्टी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी जिसको हम कैलकुलेट या काउंट भी ना कर सके. तो देखिए क्या लिखा है, नो रिलायबल डाटा फाउंड. ऐसा नहीं है कि भाई मुझे डाटा नहीं मिला इसलिए मैंने ऐसा लिखा, बुक्स में ही ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम डाटा फाउंड करें तो इतनी पॉवर्टी थी कि हम डाटा को काउंट या कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. तो हम इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी सारी कंडीशंस जब इतनी पुअर थी तो पॉवर्टी तो बट ऑब्वियस पुअर होगी ही. तो पॉवर्टी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी. तो हमने अभी अपने लास्ट टॉपिक में क्या समझा कि हमारे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी. ऑलमोस्ट हर एरिया में हमने क्या देखा, सब कुछ पुअर था. हेल्थ फैसिलिटी वॉज पुअर, और अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इलिटरेसी रेट, ये सभी बहुत पुअर क्वालिटी का था. तो उस टाइम पे हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी अच्छी नहीं थी. तो ये था हमारी इस आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, और आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा जिसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक प्रोफाइल को डिस्कस करा है. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ. थैंक यू.